Shalini Mahajan ma'am to please come up on the stage. Welcome them with a huge round of applause. Gitanjali J. Angmoji is a social entrepreneur and educationalist who wears the hat of a co-founder and of a CEO of the Himalayan Institute of Alternatives. Her journey is an inspiration that speaks volumes about the impact of women in the leadership roles. We are glad to have you with us, ma'am. Joining her is in conversation with her is the remarkable Shalini Mahajanji, a former member of the NMA, an architect with specialization in heritage and heritage management. With experience from UNESCO and NMA, she brings profound insights into policy matters related to culture and development. She is truly a trailblazer in her field. We are glad to have you with us, ma'am. So, sit back and relax and get ready for a conversation that's not just about leadership, but it's about empowerment, resilience, and breaking barriers. Let's dive into the profound dialogue with you, ma'am. Over to you. Thank you. Thank you so much. Very warm welcome, Gitanjali ji, to this 6th edition of Bhopal Literature and Art Festival. Thank you. It's really, truly an honor to be sharing this platform with you, and I think all that was mentioned is so much more that we need to know to learn your story about this, little girl in a small place and who has done extraordinary things, really. So I don't want to make this about women empowerment, but just to tell the people the story of your life, an extraordinary life that you've lived and you're still living. So let's begin with, you literally packed your bags and moved from 30 degrees in Chennai to minus 30 degrees in London. What took you there? Which language would be more comfortable? We have a lot of kids here. आपको हिंदी में बताऊं कि इंग्लिश में? हाँ? तो मैं चेन्नई में थी. इनका प्रश्न ये है कि जहाँ पर प्लस 30 डिग्रीज है और वहाँ से लद्दाख जो कि माइनस 30 डिग्रीज है यूनिवर्सिटी बनाने, कि कैसे और क्यों गई. तो बचपन से ही जब मैं स्कूल जाती थी, मुझे लगता था कि जो मैं पढ़ रही हूँ ये कुछ इतना काम का नहीं है. एंड आई फेल्ट दैट दिस, ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो बुक में मैं पढ़ रही हूँ वो मैं कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ लाइफ में, और अपनी संस्कृति के बारे, इंडिया के बारे कुछ नहीं जान सकती थी उसमें. तो साइड बाय साइड मैंने श्री औरोबिंदो आश्रम में 16 साल की उम्र से जाना शुरू किया, और श्री औरोबिंदो की फिलॉसफी में साइड बाय साइड पढ़ने लगी, जो कि इंटीग्रल एजुकेशन की बात करते हैं, होलिस्टिक एजुकेशन. तो उसमें हमारी हम जो अपने आप को कहते हैं एज ह्यूमन बीइंग, उसमें 5 लेवल्स हैं. एक है हमारा फिजिकल, एक है इमोशनल, मेंटल, और साइकिक और स्पिरिचुअल. और एजुकेशन का मतलब होता है इन 5 को डेवलप करना. लेकिन हमारे स्कूल्स में आजकल तो फिर भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं और स्पोर्ट्स हैं, पर 70s में जब मैं बड़ी हो रही थी तब सिर्फ पढ़ाई होती थी. तो तब से मेरा, और मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था. मैं खुद जो पढ़ती थी वो मुझे मज़ा आता था. तो मैंने ये सीख लिया था कि एग्ज़ाम में, वैसे टॉपर थी, मैंने ये सीख लिया था कि क्या लिखने से मार्क्स मिलेंगे वो मैं कर लेती थी, और बाकी मैं खुद की पढ़ाई अपना हिसाब से करती थी. और मैंने ये प्रण किया था कि मैं मरने से पहले एक एजुकेशन सिस्टम को चेंज करूँगी ताकि अगले जन्म में मुझे सेम ना पढ़ना पड़े. तो इसलिए जैसे ही ये मौका मिला तो मैंने लद्दाख में जो हम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं, उसमें एक विद्यालय भी मौजूद है. जस्ट यूनिवर्सिटी नहीं है, उसमें K-12 किंडरगार्टन से 12 एक स्कूल भी है,
जिसके ऊपर मेरी पीएचडी चल रही है। एक नया करिकुलम हम उसमें बना रहे हैं जो कि बहुत सारे जो गुरुकुल के प्रिंसिपल्स थे, कॉन्टेक्चुअल एजुकेशन, जैसे अभी हमें पता होता है कि महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल है, वहाँ कॉटन उगता है और अमेज़न फॉरेस्ट में ये है, सब हमें पता होता है। लेकिन 20 साल के बाद जब मैं वापस अपने घर गई और अपना घर बनाया उड़ीसा में, गांव में, टाउन में, तो मुझे ये नहीं पता था। मैंने वहाँ 15 साल पढ़ाई की, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे खुद के गार्डन में क्या ग्रो हो सकता है। तो ये है हमारी एजुकेशन पॉलिसी। इसी के वजह से आप देख रहे हो कि उत्तराखंड से लोग जा रहे हैं वापस, दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि उनको अपने कॉन्टेक्स्ट में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और प्रॉब्लम्स जो हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, उसकी एजुकेशन मिलती नहीं है। और इंडिया में ये जो एक प्रोसेस चल पड़ा है कि जो विलेज का बंदा है वो नेक्स्ट सिटी में माइग्रेट कर रहा है। एजुकेशन का मतलब ये हो गया कि आप अपना गांव छोड़ के उसके पास वाली सिटी में जाते हो, अगर आप सिटी में हो तो आप कैपिटल में जाते हो, और अगर आप इंडिया की किसी कैपिटल स्टेट में हो तो आप दिल्ली जाते हो, और दिल्ली हो तो आप न्यूयॉर्क जाते हो। तो एजुकेशन का मतलब तो उल्टा होना चाहिए ना। और ये लोग जहाँ जाते हैं, न्यूयॉर्क या दुबई, वहाँ इसलिए नहीं डेवलप हुआ कि वहाँ के लोग छोड़ के कहीं और चले गए, वो इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि वहाँ लोग रह के उसको डेवलप किए। तो हम ये चाहते हैं कि यूथ की एजुकेशन का मतलब ये हो कि अगर वो किसी गांव में पैदा हुआ है, वो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, तो वो वापस वो पढ़ाई कैसे अपने गांव में लाके उस गांव को डेवलप कर सके। तो ये सब कुछ विचारधाराएं थी जिसने मुझे +30 से -30 जाने को मोटिवेट किया। हर बच्चे का सपना होता है, और आपने कल मुझे कुछ किस्से सुनाए अपनी उड़ीसा में चाइल्डहुड जो आपने गुजारा। आई थिंक इतने सारे बच्चे दे वुड रियली वांट टू नो कि वो क्या थे आप, मतलब शुरू से ही आप ऐसे थे कि ये आपने अपने आप को कल्टिवेट किया? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी छोटी बच्चियाँ हैं और मैं खुद अभी भी अपने आप को छोटी बच्ची ही समझती हूँ, पर अब जब मैं रियली आपकी एज की थी तो मुझे 2-3 चीज़ें काफ़ी परेशान करती थी जब मैं हिंदी मूवीज़ देखती थी। एक तो था कि बॉस हमेशा एक आदमी होता था और उसकी सेक्रेटरी हमेशा एक औरत होती थी। तो मैं क्लास 1-2 में होती थी तो मुझे बड़ा मन करता था कि ये औरत क्यों नहीं बॉस है, मैं तो बड़ी होकर बॉस बनूंगी। फिर मैंने फिजिक्स ऑनर्स में गोल्ड मेडलिस्ट थी, फिर MBA किया, और फर्स्ट मैं जब असिस्टेंट मैनेजर बनी, मेरा जो सेक्रेटरी था वो एक मेल था। दूसरी मुझे नहीं समझ आता था कि वो हीरोइन जो है वो ऐसे चेयर से बंधी रहती थी और बचाओ बचाओ करती रहती थी। मतलब कोई हीरो ही क्यों आके उसको बचाता, खुद क्यों नहीं वो अपने आप को बचा सकती। तो मैं जब बड़ी हुई मैंने ब्लैक बेल्ट कराटे में किया और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीता। और अब जब राखी होती है तो मैं अपने भाइयों को कहती हूँ कि आप मुझे राखी बांधो, मैं आपकी रक्षा करूँगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो जेंडर वाले स्टीरियोटाइप्स हैं, ये हमें इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भारत में एजुकेशन होती थी वो मेन और विमेन के लिए सेम होती थी। उसको हम 64 कलाएं कहते थे, जो आज लिबरल आर्ट्स के नाम से मशहूर है। तो एजुकेशन यहाँ पर होलिस्टिक था। इवन हायर एजुकेशन में लड़कियाँ भी घुड़सवारी सीखती थी और तलवार चलाना सीखती थी और वेदास पढ़ना सीखती थी, और लड़के भी। तो ऐसा ये बाद में हुआ है, और ये हमें एक्चुअली ब्रिटिशर्स और वेस्ट की देन है कि वहाँ पर ज़्यादा था ये जेंडर कि लड़कियों को ऐसे करना चाहिए और लड़कों को ऐसे। तो ये बचपन से ही मुझे अपने आप में ये दिखता था, और ये बाद में पता चला कि ये जेंडर इक्वालिटी है। पर जब मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा था, मेरी मम्मा कहती थी 70s में जब मैं बड़ी हो रही थी कि लड़कियों को लड़कों जैसे बड़ा करना चाहिए, उनको भी बाहर जाके फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम फिनेंशियली किसी पे भी डिपेंडेंट होते हैं तो हम उसके अधीन होते हैं।
स्टेप है इंडिपेंडेंस का पॉलिटिकल, क्योंकि अगर हमारे ऊपर अभी अंग्रेज राज कर रहे होते तो हम अपने मन की इच्छा नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ है आर्थिक इंडिपेंडेंस। और आज जब मैं अपने बेटे को बड़ा कर रही हूँ, वो 21 साल का भी है, मैं कहती हूँ कि लड़कों को लड़कियों जैसे बड़ा करना चाहिए। उन्हें सुबह उठ के अपना बिस्तर बनाना आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए। मेरे बेटे को ये सब आता है, इसलिए वो अभी न्यूयॉर्क में है, पढ़ाई कर रहा है, अकेला रह रहा है, अपना खुद का खाना भी देख रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि 60 साल पहले जैसे मेरे दादाजी थे, वो बाहर का काम करते थे और दादी जी घर में रहती थी। 60 साल के बाद आप देखिए जो औरतें हैं वो सारा बाहर का काम कर पा रही हैं। सो विमेन हैव रियली इवॉल्व्ड। पर जो मेन है वो वैसे ही कि वैसे ही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि विमेन की एम्पावरमेंट की जरूरत है, वो ऑलरेडी एम्पावर्ड है। आई थिंक मेन नीड टू बी एम्पावर्ड। दो तरीके से मेन नीड टू बी एम्पावर्ड। एक तो दे नीड टू लर्न टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, एंड सेकेंडली दे नीड टू बी कंफर्टेबल with the new version of women that they are encountering. So this is what I always had these views, बचपन से ही ये था। और जैसे जब मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा था तो हम कराटे भी एक साथ सीखते थे और बैले भी। मैंने रशियन बैले भी सीखा है, जहाँ हम दोनों एक साथ सीखते थे। तो वहीं पर ये जेंडर बायस खत्म हो जाता है, क्योंकि एक छोटे से बच्चे के दिमाग में है कि मेरी मम्मा कराटे भी कर सकती हैं और मैं डांस भी बैले कर सकता हूँ। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है अर्धनारीश्वर का, जो कि हम शिवा को मानते हैं, शिव जी को, जिसमें कि मेन और विमेन की 50-50% इक्वल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो हम में भी, चाहे हम मेन हो या विमेन हो, हमें अपने आप में वो कंप्लीट पर्सन होने की वो डेवलप करनी चाहिए, और तभी हमारी रिलेशनशिप्स हर चीज़ ठीक रहेगी। क्या अगर आप मोनालिसा की भी तस्वीर देखेंगे तो शी इज सेड एंड्रोगाइनस। एंड्रोगाइनस मीन्स शी इज नॉट जस्ट अ वुमन और अ मैन, सो इट इज दैट अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट। तो जो ट्रेडिशनली विमेन की क्वालिटीज़ हैं, जैसे काइंडनेस, सेंसिटिविटी, कंपैशन, नर्चरिंग, वो मेन को भी डेवलप करनी चाहिए। और जो ट्रेडिशनली मेन की क्वालिटीज़ हैं, करेज या बाहर जाके काम करना, वो सब इंडिपेंडेंस वो विमेन को भी करनी चाहिए। तो आपके हिसाब से आर विमेन नेचुरल लीडर्स, क्योंकि उनमें ये क्वालिटीज़ एज अ मदर, एज अ डॉटर, हम सब वो रोल्स निभाते हैं। इज इट natural that we are born leaders? तो ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए हमें लीडरशिप को समझना होगा, क्योंकि पिछले 100, 200, 500 सालों से लीडरशिप का मतलब हो गया है अग्रेशन, पॉलिटिकल एक्सपेंशन, मिलिट्री, और विच इज़ मोर लाइक अ मैस्कुलिन कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। और उसका नतीजा हमें दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ the world today, ridden with wars. हर जगह wars हो रहे हैं, और this whole lack of peace, etc. So if leadership is holistic development, then I think जो औरत एक घर को अच्छे से चला सकती है, वो एक राष्ट्र को भी चला सकती है। Forget एक छोटी सी कंपनी या किसी और चीज़ को। लेकिन जो पैराडाइम्स हैं हमें बताए गए हैं लीडरशिप के, हमें वो चेंज करने होंगे। एंड ये 21st सेंचुरी की मांग है। तो इधर मैं एक छोटा सा आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस एक ह्यूमन साइकिल होता है जिसके थ्रू सोसाइटी जाती है। तो 5000 साल पहले जब वेदास थे, तब हम एक सिंबॉलिक टाइम से गुजर रहे थे। मतलब जो भी हम बाहर करते थे उसका एक इनर सिंबॉलिज्म होता था। जैसे हम अगर वर्ण को लेते, जो बाद में कास्ट सिस्टम बना, तब हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक प्रोफेशन को नहीं मानते थे या कास्ट को नहीं मानते थे, पर हमारा टेम्परामेंट कैसा है। अगर जो नॉलेज के ज्ञान
अर्जन करने के लिए चाहता था वो ब्राह्मण कहलाता था, जो नेचुरली वॉरियर होता था वो क्षत्रिय होता था। और उस समय ज़रूरी नहीं था कि ब्राह्मण का बच्चा भी ब्राह्मण हो, तो वो टेम्परामेंट से निर्धारित था, वो सिंबॉलिक एज थी, तो डीपर एक सिंबॉलिज्म था। फिर वो धीरे धीरे वो एज जो है वो इट गोज टू टाइपल एज। टाइपल एज में हम धीरे धीरे वो सिंबॉलिज्म भूल जाते हैं और उसको एक वर्ण को हमने एक प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया कि जो ब्राह्मण होगा वो प्रीस्ट बनेगा या जो क्षत्रिय होगा वो आर्मी में जाएगा, ऐसे एक टाइप कास्ट हो जाता है। फिर आता है कन्वेंशनल सिस्टम, कन्वेंशनल एज, जहाँ पर ये बिल्कुल हम सिंबॉलिज्म भूल जाते हैं एंड वो बिल्कुल कास्ट सिस्टम में जैसे बन गया, और उसको हम डार्क एजेस भी कहते हैं, क्योंकि कुछ भी साइंस जो पहले हम यज्ञ करते थे उसका एक सिंबॉलिज्म होता था। यज्ञ एक फिजिकल चीज़ नहीं था, वो लाइफ को दर्शाता था, और उसमें जो हम घी वगैरह डालते हैं वो हमारी एनर्जीज को सिंबलाइज करता था। तो प्यूरिफाइड एनर्जी इज घी, और वो फायर ऑफ एस्पिरेशन में जाता है फॉर इंस्टेंस। लेकिन जब तक हम टाइपल एज पे आते हैं और कन्वेंशनल एज में, तो वो सब हम भूल जाते हैं। हम यज्ञ को बस एक फिजिकल जगह मानते हैं जहाँ हम वो कर रहे हैं, या हम वर्ण को एक कास्ट बना देते हैं। तो उसके बाद रैशनलिस्टिक एज आती है, साइंस की एज, जो कि इन सबको क्वेश्चन करती है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। और वो यूरोप में शुरू हुई रेनेसेंस में, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस, रैशनलिज्म से हम दुनिया समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम वो सारे सिंबल्स भूल चुके होते हैं और उससे हम अभी गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, और उसकी काफ़ी देन थी। और वो एक माइंड का टाइम होता है, और विच इज़ मोर ऑफ अ मैस्कुलिन ट्रेट, इट इज़ मोर ऑफ अ मेंटल वे ऑफ लिविंग। पर अभी हमने देखा कि वो ख़त्म होने के बाद भी साइंस ने अपना हाईएस्ट अचीव कर लिया है, लेकिन अभी भी दुनिया की प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हुई है। इनफैक्ट ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जैसे मेंटल इलनेस हो या क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि हमने शायद जैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए यूनिडायरेक्शनली एक ही तरीके से, वो नहीं है शायद। तो जो नेक्स्ट स्टेज है उसको हम सब्जेक्टिव एज या स्पिरिचुअल एज कहते हैं। सब्जेक्टिव एज क्या है? जैसे साइंस की एज होती है ऑब्जेक्टिव एज, हम बाहर की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू टेलीस्कोप्स, थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन हम खुद को नहीं समझते। हमारी एजुकेशन में कोई नहीं पूछता कि आप कैसे आज फील कर रहे हो, सब पूछते हैं कि कितने मार्क्स आए, या कोई नहीं पूछता कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो ये सब्जेक्टिव है कि खुद को समझना, और ये नेक्स्ट एज है। और स्पिरिचुअल एज, तो ये जो स्पिरिचुअल और सब्जेक्टिव एज है, ये ऑटोमेटिकली इसमें विमेन लीडर्स आर मोर नेचुरल लीडर्स, क्योंकि दे कैन नर्चर दिस सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स बेटर। सो इट इज़ अ इम्पेरेटिव। अभी आप अगर हार्वर्ड और हर जगह की रिसर्च भी पढ़ेंगे कि 21st सेंचुरी में लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या हैं, तो जो हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, ज़रूरी नहीं सॉफ्ट इज़ वीक या लेस। सॉफ्ट स्किल्स लाइक क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, टीम बिल्डिंग, तो ये हैं जो फ्यूचर की लीडरशिप की स्किल्स हैं, और ये नेचुरली विमेन में पाई जाती हैं। व्हेन अ वुमन लीड्स, शी नेचुरली इज़ ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर। जो शेरिल सैंडबर्ग है, CEO ऑफ फेसबुक, शी इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, क्योंकि women automatically they are nurturing, they don't take that punish and reward approach, they want to develop people. And so 21st century में I'm not saying it is women who have to be leaders, I'm saying these feminine qualities, whether it is a man, these feminine qualities. और हमारे भारत में ये बहुत सारी इसकी उदाहरण हैं, जैसे हम दुर्गा को प्रे करते हैं ना, तो दुर्गा जो है वो जब चाहे तो महिषासुर का सिर भी काट सकती है, पर जब चाहे तो हमें नर्चर और प्यार भी कर सकती है। तो हमें ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है इन 21st सेंचुरी, और वो नेचुरली वुमेन आर बिल्ड दैट वे। जैसे अभी तक लीडरशिप में सर्वाइव करने के लिए वुमेन को
मेन जैसा होना पड़ता था, अग्रेशन और वो, अभी मेन को विमेन जैसा होना पड़ेगा टू सर्वाइव। फील होता था कि बाकी की मम्मास तो जस्ट आके बैठती है, मेरी मम्मा तो करती है, कितनी स्मार्ट है। एंड इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल पार्टनरशिप। तो हमने नॉट जस्ट कराटे, एंड आई टेल विमेन माई फ्रेंड्स कि डोंट गिव अप। हमने एक साथ पियानो सीखा, जिम्नास्टिक सीखा, आर्चरी सीखा, तो जो जो उसने सीखा मैंने भी साथ साथ सीखा, और नॉट जस्ट एज अ हॉबी लाइक अ सीरियस थिंग। तो बैले सब हमने एक साथ किया, एंड आई थिंक इट इज़ पॉसिबल टू, एंड इनफैक्ट आप एक बेटर रोल मॉडल बनते हो, स्पेशली एज अ मदर इफ़ यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स। और उसका मुझे अभी देखने को मिल रहा है कि वो एक भी मिनट वेस्ट नहीं करता, बिकॉज ही सॉ कि फ्रॉम 5 in the morning, साथ साथ मैं अपना MPhil भी कर रही थी, तो मैं 4 बजे उठती थी, उसको 6 बजे उठाने के पहले 2 घंटे अपनी पढ़ाई करती थी। और ये हमारा एक रिचुअल बन गया कि वो 6 बजे उठ के हमेशा कहता था, मम्मा आज आपने क्या पढ़ा। और मैं श्री अरबिंदो की मेटाफिजिकल थॉट पे MPhil कर रही थी, और वो एक 4 साल के बच्चे को बताना, इट बिकेम रियली चैलेंजिंग एंड गुड फॉर मी, क्योंकि मुझे कहते हैं ना कि अगर आप कुछ चीज़ जैसे आइंस्टाइन रिलेटिविटी एक किंडरगार्टन के बच्चे को भी समझा पाते थे, क्योंकि ओनली इफ यू अंडरस्टैंड समथिंग वेल आप एक बच्चे को बता सकते। सो आई हैड टू रियली लर्न एंड अंडरस्टैंड वेल, बिकॉज आई हैड अ टेस्ट एवरी डे एट 6 AM कि व्हाट आई हैव स्टडीड। तो आई मेड हिम अ पार्टनर इन माई ग्रोथ, एंड आई बिकेम अ पार्टनर इन हिज ग्रोथ। एंड आई थिंक हम खुद ही अपने आप को पीछे कर लेते हैं, जैसे वर्क प्लेस में भी देखा गया है। देयर इज दिस जोक, दिस सैंडबर्ग जो है फेसबुक की CEO, वो कहती है कि एक लड़की आई और उसको एक प्रमोशन दिया जा रहा था। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं प्रमोशन ले सकती, बिकॉज आई मे हैव अ चाइल्ड, अभी मेरा बच्चा होने का। तो वो बोल रही कि कब? बोली नहीं, वो तो अभी मैंने शादी नहीं की। और शी सेड आर यू इन अ रिलेशनशिप? शी सेड नो, मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है, बट आई विल हैव, एंड सो आई विल नॉट बी एबल टू टेक अप दिस जॉब। सो वुमेन खुद को ही पीछे रखती है। इनफैक्ट आप उस दिन तक काम कर सकते, और ज़रूरी नहीं कि काम करना है। आई एम नॉट सेइंग कि वुमेन है तो यू हैव टू गो आउट एंड वर्क। यू कैन बी एन एक्सेलेंट मदर. Motherhood is a great thing. You're creating the next generation. But live your life fully. That is important. Don't hold yourself back. Don't play the victim. And if you take that first step, I think puri society, your family, the whole city comes out there to help you. That's what I have experienced. इतने छोटे बच्चे हैं, they want to be aspiring, I'm sure you're a role model for them today, aspiring entrepreneurs, leaders. आप उनको इस टेंडर एज पे क्या कहना चाहोगे? क्या किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो? तो एक तो है कि हम हर एक इंसान एक बिग आइडिया जो हम कहते हैं, या एक ड्रीम लेके पैदा होता है ना। हम, जैसे मैं कह रही थी, हम जस्ट एक लाइवलीहुड सीकिंग मशीन्स नहीं। हम यहाँ पर, कैन यू इमेजिन, इंडिया का, भारत का ये आइडिया है कि आप इसी लाइफ में रियलाइजेशन प्राप्त कर सकते हो, मतलब भगवान बन सकते हो एक लाइफ में। बुद्धिज्म में भी कहते हैं यू जस्ट, दैट इज द पोटेंशियल दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव, कि वी कैन बिकम डिवाइन, निर्वाण या मोक्षा या डिविनिटी, और वो एक लाइफ टाइम में हम कर सकते हैं। तो बाकी तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो मैं जब छोटी थी तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी। तो किंडरगार्टन में तो जब ट्रेन में जा रही थी तो मैंने सोचा ट्रेन ड्राइवर बनूंगी। फिर क्लास 1 में आई वेंट टू वॉच सर्कस। तो वो जो लड़की सेंटर में नहीं होती, जो पीछे टर्न करके वो उठा लेती है, तो मुझे वो बनना था क्लास 1 में। फिर इंदिरा गांधी तब प्राइम मिनिस्टर बनी, तब मैं सोचती रही नहीं, इससे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ कुछ लोग आके देखेंगे, ट्रेन ड्राइवर भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो व्हाट इज़ दैट थिंग दैट आई कैन
डू विच लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट, वो था हमेशा से। तो इसीलिए वो लड़की जो कि सबसे इम्पोर्टेंट थी, मुझे लगता था सबसे वो इम्पैक्टफुल है, ट्रेन का ड्राइवर वो सबको ले जा रहा था। तो पर बाय द टाइम आई वाज इन क्लास 2, तो इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड आई डिसाइडेड आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड एवरीवेयर आई वुड से दैट व्हेन आई वाज आस्क्ड। फिर क्लास 5 में आई वाज बोर्न इन अ जैन फैमिली और मुझे एक महावीर पे टॉक देनी थी, एंड दैट वाज अ बिग जोल्ट फॉर मी। तो जब एक उसमें लाइन आई कि महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और वो अंतर्यामी हो गया, तो मुझे लगा इससे कुछ बड़ी चीज़ नहीं है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना, जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। और वो क्लास 5 में प्राइम मिनिस्टर भी उसके सामने बहुत छोटा लगने लगा, मतलब महावीर जैसा बनना। फिर मैंने जाके अपनी मम्मा को कहा कि आप जब ये लाइन पढ़ते हो आपको कैसा लगता है कि अंतर्यामी बनना या केवल ज्ञान प्राप्त करना? तो मम्मा ने कहा कि मुझे ये लगता है कि महावीर बहुत ग्रेट थे और हमें उनको पूजा करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, आपको ये नहीं लगता कि हम भी महावीर बन सकते हैं? एंड देन शी पैटेड मी एंड लेट मी गो। फिर मैंने हर टीचर से और हर रिलेटिव से पूछा कि महावीर ने क्या किया था जिससे उनको एनलाइटनमेंट मिली, और किसी को नहीं आया। और मुझे तब लगा नहीं, ये बड़े इतने वैसे बड़े नहीं होते, उनको इतनी चीज़ नहीं पता। एक टीचर थे जिन्होंने कहा कि ऐसे करके मेडिटेट करना होता है। तो हम रोज शाम को आरती करते थे हमारे घर, और जब वो खत्म हो जाता था दादाजी वुड गिव दैट प्रसाद एंड देन आई वुड सिट एंड डू मेडिटेशन रोज। तो 1 महीना हो गया और मैं रोज जाके मिरर में देखती थी कि वो हेलो आया है कि नहीं, क्योंकि वो कैलेंडर में महावीर के पीछे वो हेलो था। और जब मैंने पूछा उन्होंने कहा ये एनलाइटनमेंट होता है। तो एटलीस्ट 6-7 महीने किया लेकिन नहीं आया वो हेलो, और आई वॉज इन क्लास 5। और उसके बाद से आई वॉज लिविंग लाइक अ स्किज़ोफ्रेनिक, मतलब एक तरफ सोसाइटी वांटेड कि यू बी अ टॉपर इन क्लास, दिस दैट, व्हिच आई वाज, और एक तरफ ये समझ आ गया था कि ये सब बहुत टेम्पररी है, क्योंकि तब बड़े बड़े वी हैड स्टडीड अबाउट अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर्स बनाए और एक दिन मर गए। सो व्हाट्स द पर्पस इन लाइफ, वो बहुत डीपली सोचने लगी। और तभी फिर 11th से आई फाउंड श्री अरबिंदो एंड हिज फिलॉसफी एंड आई टुक टू इट लाइक फिश टू वाटर। और फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू, द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज, और जैसे ही मैंने श्री अरबिंदो को पढ़ा तो उनका जो पर्पस है लाइफ का, कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है, इससे आगे हम सुपरामेंटल बीइंग्स बन सकते हैं, सुपरमैन जिसको कहते हैं। तो वो मेरे लाइफ का एम बन गया, और उसके सामने फिर हर चीज़ बहुत छोटी लगती थी। तो एक शब्द है हिंदी में उदासीन, जिसे हम कहते हैं उत आसीन। आप जब एक हायर आइडियल के लिए जीते हो तो आप अपने आप को एक यहाँ स्टेशन करते हो और फिर सोसाइटी नीचे चलती रहती है। आप किसी को बॉदर, आप दूसरों की आपको इतनी चिंता नहीं होती कि कौन क्या सोच रहा है, क्योंकि आपका एम यहाँ हो जाता है। तो फर्स्ट चीज़ मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि एक बिग आइडिया क्या है आपकी लाइफ का, आप वो सोचिए और उस पर हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड रहिए। जैसे मेरे जो को फाउंडर हैं सोनम वांगचुक, उनके लिए है एनवायरनमेंट उनके लिए सबसे हाईएस्ट है, उसके प्रोटेक्शन करना। और ये सो ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट आज ये कौन क्या कह रहा है, वो कौन कह रहा है। तो फॉर मी सोसाइटी इन अ वे डज नॉट एग्जिस्ट, because I'm just focused on what I have to do. और बहुत बार especially women अपने आप को पीछे इसलिए कर लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में क्या होगा। तो I think we have to just be agnostic, society agnostic, and be focused on a higher purpose in life. That is the first thing. और एक बार वो highest purpose मिल गया, फिर हर एक्ट हमारा सुबह से रात तक उसको अलाइंड होना चाहिए। We should not waste our time doing anything else but that, and that will actually take you to wherever you want to go, and it has always held me in good stead. मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं, जैसे भारत में एक ही किताब आज तक बैन हुई है जो मैंने बैन की है,
in the High Court of Orissa. And it was a biography on Sri Aurobindo, जो कि बहुत बुरी तरह से लिखी गई थी, Many Lives of Sri Aurobindo, जिसमें Sri Aurobindo को बहुत insult किया गया था. And I have banned that book. And when I was doing that, banning that book, there were two kinds of people. Always हमेशा दो तरह के लोग होते हैं. एक जो आपको सपोर्ट करेंगे, एक नहीं करेंगे. लेकिन ऐसे सिचुएशंस में जो टफ होती हैं, बहुत सारे आपको फेंस सिटर्स मिलेंगे. तो बहुत जने जो ये बुक को चाहते थे भी बैन हो, बट ओपनली नहीं आ रहे थे टू सपोर्ट. एंड आई फाउंड माई सेल्फ अलोन. जो सपोर्ट करने वाले हैं उनकी सपोर्ट है नहीं एक्चुअल, और क्रिटिसाइज करने वाले बहुत हैं. एंड इट लास्टेड फॉर 2 years, दिस होल प्रोसेस, एंड नथिंग टच्ड मी. And we won. First hearing में it was banned, and then it is a gazetted now today. It cannot be published in India. And when I was going through the process, तो मुझे लगा कि what Krishna means in the Bhagavad Gita, that do your action and not be bothered about the fruit of action. क्योंकि अगर कोई प्रशंसा कर रहा था, और मुझे क्या लगा कि जो एक बार में ये बैन हो गया in Indian court, it cannot be my doing. There has to be a higher power which did it, and I was just the instrument. तो जब लोग आके प्रशंसा कर रहे थे तो भी मुझे लग रहा था ये मैंने नहीं किया, और जब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे तो भी it didn't matter, because I felt कि there is a wave and I am being carried. So this is the secret to doing great things, I think. If you are committed to a higher purpose and a cause, and you are not bothered about the fruit of action, then society somehow does not exist for you. And log kya kahenge, and your actions are very independent, authentic. They are grounded in your deepest value systems, and you become a very strong, एक addict सा एक anchoring आपकी life में होती है, which takes you very far. So that's my advice, कि have a higher purpose and spend every moment living for it. Thank you so much. That was so beautiful. And I would like to ये एक शायरी के थ्रू मैं कहना चाहूँगी कि नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर. It's about a pigeon. कि you are not a pigeon जो कि एक गुंबद में रहे, बेशक वो सुल्तान की गुंबद क्यों ना हो, तुम्हारा नशीमन. तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. So we have to live like eagles, अकेले उड़ रहे हैं हाइट्स पे, चट्टानों पर. और ये तभी हो सकता है जब हमारा ये वैल्यू सिस्टम, ये पर्पस इन लाइफ बहुत बड़ा हो. तो एकला चलो रे, आपने सुना होगा वो बंगाली का. अगर तुम्हें कोई फॉलो करके ना आए तो अकेले चलो, और फिर जैसे डांडी यात्रा थी तो सब जुड़ते जाएंगे, और बहुत बड़ा, और बहुत बहुत समय तक आपको अकेला चलना होगा. और तब society and other people's views won't help. It is your deep values and your big idea that will help. And that's the way to live, I guess. क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत यहाँ छोटे बच्चे हैं कि अगर हम लाइवलीहुड के थ्रू जाते हैं ना, उस मार्ग पे जाते हैं, और मैं खुद के फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज के अभी मैनेजिंग पार्टनर्स हैं 50 साल में. दे आर फीलिंग कि उन्होंने लाइफ वेस्ट कर दी है, दे आर नॉट फुलफिल्ड, उनको लग रहा है कुछ खाली है. एंड मेनी ऑफ देम आर लीविंग इट to do marathon or to become actors and so on. So that is the route. If you take just the money and the livelihood route, कि आपको 40 साल में 50 साल में, जिसको मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं, वो होता है. अगर आप शाही जैसा रहोगे चट्टान पहाड़ों के चट्टानों पर, that's the answer to why I went to Ladakh, पहाड़ों की चट्टान. तो शुरुआत में शायद पैसे और ये सब कम होंगे, but by the time you're 40, you will have it all. So that's the thing we have to
चेक, ट्रेड ऑफ, कि शुरू में हमें चाहिए और बाद में मीनिंग, पर्पसलेसनेस लाइफ में, कि शुरू में स्ट्रगल और बाद में यू हैव एवरीथिंग। ये सब का करेज कहाँ से आता है? करेज टू डू ऑल ऑफ दिस बिग आइडिया से आता है। तो जैसे मैंने कहा कि 11th स्टैंडर्ड में आई वेंट टू श्री अरबिंदो आश्रम, और हमारी फैमिली में 50% से ज़्यादा लोग कनाडा और यूएस में सेटल हैं। You know, as you know, many Punjabi families, no? They don't go to Canada, they go to Canada. And that would have been my trajectory as well. पर श्री अरबिंदो आश्रम में जो एक सेशन था श्री अरबिंदो की किताब पे, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, श्री अरबिंदो की किताब है, which I would recommend every student to read and every adult. तो मैं हमेशा से सेंटर में फर्स्ट रो पे बैठती थी बचपन से क्लास में, तो आई वॉज इन दैट कॉन्फ्रेंस हॉल इन द सेंटर इन द फर्स्ट रो। और जब इंडिया की ग्रेटनेस की बातें मैं सुनने लगी तो मुझे रोना आने लगा कि इतनी ग्रेट थी ये सिविलाइजेशन और हमने आज क्या हाल किया इसका। तो मैं उठ के बीच में चली गई, फिर और रोना आया लास्ट में। फाइनली आई हैड टू लीव द हॉल एंड गो टू द वॉशरूम, and I must have cried for half an hour when Sri Aurobindo talks about the greatness of Indian culture and civilization. और उस सेशन के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि my life's purpose is to talk about and bring out India की जो glorious civilization है, both to Indians and to people outside India. So that became a very strong value for a long time. तो इसलिए after MBA, lot of my friends went abroad for career options, but I felt कि you can't leave your motherland if it is not rich, just because you have a rich aunt. You can't leave your mother and be selfish and go and live with a rich aunt. And I stayed back. So this is what is missing in education today. There is lot of information, बट वो जो एक बिग आइडिया है, जो बच्चे जिस पे अपनी लाइफ को एंकर बना सकते हैं, वो मिसिंग है। और वो मुझे 16 साल की उम्र में मिला, और जो मैं अभी यूनिवर्सिटी में स्कूल बना रही हूँ, और यूनिवर्सिटी हमारा ये रहेगा कि वो किंडरगार्टन के बच्चों में वो आए। और इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि मैं एक छोटी सी कहानी कहूँगी मेरे बेटे की। तो वो जब 4-5 साल का था तो मैंने उसको ये बताया कि पहले श्री अरबिंदो का जो एवोल्यूशन की थ्योरी है, पहले मैटर था, फिर प्लांट्स आए, फिर एनिमल्स आए। नॉट डार्विनियन, डार्विन का है कि फॉर्म्स चेंज, श्री अरबिंदो का है कि कॉन्शियसनेस इवॉल्व्स, और अभी ह्यूमन बीइंग्स आए और फिर सुपरमैन आएंगे। तो वो समझ गया कि, और अब हमारा अभी पर्पस है कि हम वो एनेबल करें इन आवरसेल्व्स एंड इन अदर्स टू बिकम सुपरामेंटल बीइंग्स। सो दिस इज द फोक स्टोरी आई टोल्ड हिम। किंडरगार्टन में नर्सरी राइम थी उसकी क्लास में, जो वो सब गा रहे थे। आई थिंक ऑल ऑफ यू मे नो, आई विश आई वॉज इन मंकी लैंड, द लैंड वेयर आई वॉज बॉर्न, एक पोएम है। तो टीचर वो गा रही थी और सडनली ये हैंड इसने रेज किया मेरे बेटे ने, ही वॉज मे बी 4 or 5। तो टीचर ने कहा, यस आर्यन, व्हाट वुड यू लाइक टू से? ही सेड, मैम, वी शुड नॉट गो बैकवर्ड, वी शुड गो फॉरवर्ड, वी शुड सिंग आई विश आई वॉज इन सुपरमैन लैंड। And then she asked him, what is this Superman? And he gave her this whole theory. And then she called me. She said, we have a little philosopher in our class. So we should not child-proof ideas for kids. They have more ability than we think. तो ये big idea, हर एक बच्चे को अगर हम कहें कि you are born to change the world, और वो क्या चीज़ है कि आप दुनिया चेंज कर सकते हो, और किंडरगार्टन से आप वैसे उसको बड़ा करते हो, तो वो definitely will become a world beater and a change leader. Thank you so much. I don't know, I can go on, but I think I would like to give the audience a chance to, if you have any questions, please. नमती है, हर एक पुरुष में एक नारी और हर नारी में एक पुरुष होता है। कहीं कहीं ऐसी बात आती है कि हम उस पीर प्रेशर से गुजरते हैं, जैसे कपड़ा पर जज कर लिया जाता है, अरे ये तो लड़की वाला है कपड़ा। कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ बैठा है, अरे तो हम लड़की के साथ रहता है। तो जो पीर प्रेशर होता है किसी लड़की के अपने मातृत्व में ढलने का या जानने के लेकर कि
करुणा क्या होती है, दया क्या होती है, अनुराग क्या होता है, वो महिला में पुरुष से अधिक होती है। तो उसे हम समझते हैं, जानते हैं। उसमें एक पीर प्रेशर को गुजरना पड़ता है, समाज से, दोस्तों से और इवन क्लासमेट से भी कि यार तुम तो ऐसे हो, तुम लड़की वाला, जैसे शॉल में पहना हो, ये हो सकता है लड़की का नहीं हो या हो, फिर यार लड़की का है, तुम क्यों पहने हो, तुम चूड़ी तो नहीं पहन रखे हो, ऐसी बात आती है। तो उसे हम कैसे गुजरें और उसे कैसे सामना करना चाहिए? तो मैंने इसी बात पे बात की कि पीयर प्रेशर सिर्फ वीक जिनके वैल्यू सिस्टम्स होते हैं उन पे आता है, एंड इट इज़ समथिंग, अगर हमारे स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हैं तो वी डोंट हैव टू बॉदर। जैसे मैंने आपको मेरे बेटे की कहानी बताई, वो मेरे साथ बैले भी सीखने आता था। अभी वो न्यूयॉर्क में ही वेंट एंड जॉइंड अ बैले स्कूल। तो जब वो छोटा था और वो देखता था कि मम्मा को मेरे स्टूडेंट लिफ्ट होता है बैले में, तो वो कहता था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा मैं लिफ्ट करूंगा। तो वो न्यूयॉर्क में गया और उसने जब ज्वाइन किया तो उन्होंने पूछा व्हाई वुड यू वांट टू जॉइन बैले, तो ही सेड बिकॉज आई वांट टू लिफ्ट माय मॉम एंड कैरी हर। तो उसके जहन में है ही नहीं कि ये लड़कियों का है डांस है, लड़कों का है। तो ये अपब्रिंगिंग भी होती है, और इसी को स्टीरियोटाइप्स को हमें ब्रेक करना है फॉर 21st सेंचुरी, कि गर्ल्स नीड नॉट बी चेयर से बंधी हुई अबला नारी एंड मेन नीड नॉट बी द नाइट्स इन शाइनिंग आर्मर। We can develop qualities of one another, and I have gone through much of that in my own life, क्योंकि मेरे सारे जो choices थे, जैसे जब मैं physics honors कर रही थी तो we were just 2 girls and 22 boys in the same class, and girls को math नहीं आता, science नहीं आता, that's a stereotype, and both I and my friend we were toppers in our physics honors. I was the gold medalist. So when women want to be treated as equals, you have to also develop those qualities, which and come out of the stereotype. Similarly, जब मैं engineering company चला रही थी इंडिया में, I was the only women entrepreneur in the country who had, I was selling turbines and boilers and setting up power plants. तो 50-degree heat पे जब मैं turbine दिखाने ले जाती थी, I was wearing boots and hats. And I had all men following me, जो customers होते थे. And you have to just break it. And I think we have, luckily we are in a world now, जो कि 4th wave of feminism is going on. Feminism in the right way is, पहले तो women को votes ही नहीं देने का right था, तो 1920 to 60 तक वो आया. फिर second wave was equal wages. And then third wave was moral freedom. I can stand for my own ideas, and now it is the 4th wave. So these are all good things which are happening, but I think when you are focused on your goal, and if that goal is जो गीता में कहा गया है लोक संग्रह, अगर हम एक बहुत सेल्फिश गोल को लेके चल रहे हैं तो फिर पीयर प्रेशर का शायद अफेक्ट कर सके। पर अगर लोक संग्रह हमारा एम है, लोक संग्रह मतलब ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, और यू कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर बाय UN और सेटिंग अप ऑफ क्लब्स। अब टुगेदर तभी लाओगे जब हर एक इंसान अपना अध्यात्म का एसेंस पहचानेगा और वननेस फील करेगा। तो वो आप अगर कमिटेड हो टू लिव फॉर अदर्स, टू वर्क फॉर अदर्स, टू लिव लाइक अ बोधिसत्व और टू वर्क फॉर लोक संग्रह, then you actually are not bothered about peer pressure. I don't know what it is. I may have to go back to my childhood. I was never bothered about peer pressure, and I was always the odd person out. जैसे जब अली बाबा 40 चोर की हमने कहानी पढ़ी, तो I was the Ali Baba, and I had my 40 boys in my class who were the chores. So it did not even strike to me that a man has to be the Ali Baba. So you can just disregard this whole gender thing. And जो आप कह रहे हो ये दुपट्टा पहनना है, चूड़ी, I am not talking about external things. There is a social context where we have to respect it. Okay, I don't have to be looking very macho just because I am a karate black belt. I am also an Odissi dancer, and I can be very graceful when I do Russian ballet.
Even Bruce Lee did not look that macho when he was wearing shirt and all. He was like a very common man. So we are talking about inner qualities. And even in bodybuilding, we are not talking about gymming and making those big muscles, but actual deep muscles which are strong. So I'm not talking about outer look of Ardhanarishwara, I'm talking of inner qualities. Thank you. Hi, I have one question. I mean, cheers to your life and amazing that you said the experiences. I have two questions for you. The first is, you said that when you saw Indira Gandhi as the PM, you wanted to be the PM. And that's true. Once you see a woman leader, a young woman can relate to that person. If she can be the PM, so can I be. Today, I read a report, that there are around just 14 or 15 nations in the entire human nations in 193 where there are women leaders. So is this fourth wave of communism still a facade? A. The second question is, I work as an administrator and I feel that the education system in a tier 2, tier 3 city is very different from what it might be in Copenhagen or the kind of opportunities that any other developed country would provide. What is an actionable point that we can do in the education system with the kind of resources we have? Thank you. Yeah, you are very right कि जो Fortune 500 companies भी हैं, उसमें जो CEOs हैं, just 5% हैं. और but if you see in 10th grade or 12th, toppers are most women. So there is a dropout that happens along the way, and there is a certain research that has happened, especially for women, success is indirectly proportional to likability. In men, if you are aggressive and out there, there is a very famous case study कि एक investment banker हीडी के ऊपर है, और वो टीचर ने दो केस स्टडीज बांटी. सेम केस स्टडी, एक में द प्रोटैगनिस्ट वाज हीडी, एक में हावर्ड. उसको मैन बना के, आई थिंक हावर्ड में कहीं पर. और बाद में ये देखा गया कि दोनों बच्चों ने कहा कि हाँ दोनों ही केपेबल हैं, केपेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर 90 से ज़्यादा % बच्चे हार्वर्ड के लिए काम करना चाहते थे, क्योंकि हीडी टू बी दैट came across as not the stereotypical woman ki nurturing kind, because when you're an investment banker you have to be cutthroat in today's world as well. So a lot of women find it difficult to match it to their self image, because of again this peer pressure ya jo bhi hai. So that's one of the reasons they drop out. And then there is maternity and all of that which we discussed, that they drop out. So that is where this confidence needs to be built, that you can take it up. And the other thing, which is a deeper psychological thing, I think why women give up, is हम जो human beings हैं ना, हमारा highest है expression creative होना. We love to be creative. And when a woman becomes a mother, it is such a creative process that most of your faculties are used in being creative. So you don't feel the need to be outwardly also in the external world. That gives you a lot of fulfillment also, that motherhood. So we are only talking about those women who are not happy having given up. If you are happy given up and raising a kid and being a great mother, it's good. At the end of it, you have to be fulfilled. But there are two things to it. One is there is a patriarchy, we cannot deny. It is more subtle maybe. I have experienced it. जैसे जब मैं engineering company head कर रही थी, तो मैं जब meeting के लिए जाती थी, suppose 10 बजे की meeting है, I would be there at 10. And 10:05 हो रहे हैं, 10:10 हो रहे हैं, and I would say, can we start the meeting? And they would say, but we are waiting for your boss. Then I would say, but I am the boss. There is no other boss. And then we would start the meeting. But then within 15 minutes, they accept you because you know your stuff well. But that initial thing, there is this very interesting case study. There was a father and a son in a car, and the car met with an accident. Okay? The father had instant death,
and the son on a stretcher was brought to the hospital. And when he was taken into for surgery, the surgeon looked and said, I can't do this because this is my son. How is it possible? Can you answer? Because the father just died. It was a mother, his mother. Surgeon was the mother. Yes, surgeon was the mother. But it didn't strike us because for us the surgeon is always a man. So we are all living in, the 21st century, but still हमारे stereotypes वो हैं, and it is a fact. But the good news is, this is just last 500-year-old phenomenon. If you go back in India at least, there was this polo team in Mizoram, and women were doing most of the things that men did, especially in society and all of that. Including there were Vedic Rishikas. Gargi and Maitri. हाँ, Gargi and Maitri and Lopamudra. In fact, जो शादियों में हम मंत्र कहते हैं, जो बोलते हैं, that is written by a woman. So we did not have this gender stereotype. Right from Rishikas to warriors to even today, we have Janko Tabai who has scaled Everest. We have, but it will take time, and we have to support each other. That's something I find there is a typical mother-in-law problem with women. I have seen two men support each other better than two women. I don't know why. There is more jealousy when there is another woman doing well. I don't know where it stems from. Maybe it's that typical mother-in-law syndrome. So women don't help each other to rise. And that is different in, like I come from a Jain community, and the reason it's a very successful, it's the most educated and financially this community, because one quality is one guy is lifted up, he lifts the whole community up. So that's something women also have to learn, to support each other. Maybe that insecurity, the same insecurity of a colonized mind, like when Mughals invaded India, the kings would fight among each other and support the Britishers and the Mughals. That comes from an inferiority complex. So women still maybe have that and don't support each other, and that's where we have to grow, to build that ecosystem where we do. And what was your second question? It was on, the actionable points that you can Huh. do in education. So the actionable point is what we are doing at Himalayan Institute of Alternatives, Ladakh, which is, I'm a huge supporter of the current government. I think they are doing great work, but I differ slightly on their model of development. Their model of development is still like the West and urban-centric. Whereas the key to India's growth is transforming India one village at a time. It has to be rural empowerment, and policies and systems and enterprises which are, because the West has gone round that path and they have realized it is the wrong way. We don't have to follow that and realize 50 years later. So in Himalayan Institute of Alternatives, it's about local empowerment. It is about solving local problems with local innovations and local resources. Like we build passive solar heated buildings. We stay at plus 20 when it is minus 20 outside without any artificial heating. And we haven't imported it from the West. It is, in fact, we export it through UNDP to Afghanistan, to other Tibetan. And when our friends from Switzerland visit us, for them it is aspirational. Because when I went for a talk in Switzerland on carbon neutral world, I was telling them that you have this very comfortable, it was winters, very comfortable 25 degrees, but how much fossil fuel you are burning? Whereas these homes are carbon negative, not even carbon neutral. So we have to learn to come up with our own solutions which are grounded in our own ethos and our indigenous wisdom. Because India is the only country which has a 10,000-year-old civilization of unbroken history. None of the old civilizations exist today in their original state. And none of the new ones are more than 500 to 1,000 years old. So we must have done something right in our treatment of nature
in harmony with nature, that we still are today such a thriving, civilization. And we have to come up with our own innovations and our own thinking at the rural level. And that's the way forward, and not urbanization. Thank you. Ma'am, we are talking of the great Indian culture, our civilizations, and we are having so many self-styled Bhagwan, gurus in the country, and they are talking about meditation, breathing exercise, and so many other good things. Hello? Hello? And they are talking about all these things. But the main problem now in the country, I feel, is corruption. And we all know that how much corruption is there in the country. And now even the elections are fought on the ground, 40% corruption, 50% corruption. So my request to you is that, why can't we talk to these people like this Art of Living, Ravi Shankar ji, Gurudev, and so many self-styled gods are there. Why can't we tell them to talk on corruption and to tell people that please don't do corruption? We are talking of $5 trillion economy, and I am an economist also. Because of corruption, we are not even $2 trillion economy. Yeah. And everywhere we have to do the bribing. So my question, what I am requesting you is, we are talking of so many things. वो बोलते ना बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं करता. You are talking about everything, but the main thing is corruption that you are not talking about. You should मतलब tell these bureaucrats, these politicians कि आप bribe लेके you are going to Mahakal, you will get punished. We have to put the fear on them. And I am telling you, if corruption is removed from this country, we can become a $20 trillion economy. But we have to interact with these governments who are having such a big following in the country that don't take bribe, tell the bureaucrats. Thank you. Yeah, you're right. So, even like Sri Aurobindo said, that you cannot be colonized unless you have been weakened from within. So, भारत कब से colonize होना शुरू हुआ? जब से life was divorced from spirituality. आप जो कह रहे हैं, morality, ethics, it's a subset of spirituality. तो जब spirituality just becomes कि you go and do aarti and give a dhoop in the temple and then it's business as usual, that's when you have divorced life and morality and ethics from spirituality, and that's when the fissures start. You become weak. When you look at Ram Rajya or Chandragupta period, when we had the Raj Rishi or the philosopher king, so that spirituality, जो अभी Godman, we'll come to that later. So it was percolating to the common man, those spiritual principles, जिसमें corruption all included. So we tell in our videos that you don't need a Pakistan or China. You have your own internal bureaucrats who are Politicians. Politicians or industrialists. When you don't make a high quality gun and give it to your soldier, you are a bigger enemy than Pakistan or China is. And when do you do that? When you are not aligned with your morality, and which stems from a deep spirituality of living for a bigger purpose. So first we have to not divorce spirituality from life, but live it in our daily lives. That's the first thing. And secondly, this turn that we are seeing now, there is at least an awareness of this corruption. And we have to set right a lot of other things. For instance, there are several bureaucrats in this room, and also the person who is the founder of this LitFest is an ex-bureaucrat. But with all due humility, I would like to say that this bureaucracy is a post-colonial, it's a colonial hangover. No developed country in the world has a person who is forever handling a subject that he or she does not know about.
So there are two problems with this, both politics and bureaucracy, which festers corruption. I'm coming to that. One is the politicians have a 5-year tenure. You cannot have a long-term vision because of that. And worse still is the bureaucrats have a 2-year tenure. Like people have, ever since I have gone to Ladakh for 8 years, 4 sets of DCs have come and gone. और मुझे 7 सालों में अभी समझ आया कि लद्दाख का क्या है सेंसिटिविटीज, कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट और मैं कैसे उसमें डेवलपमेंट करा सकती हूँ. तो 2 साल में जब लोग आते हैं जाते हैं, that is not number one problem in the bureaucracy the way it is. Number 2 is, I am from Maharashtra, but I am in Mizoram cadre. How the hell will I empathize with that particular state? I have never been there. So this cadre system works when you are a Britisher and all you have to do is exploit. तो किसी को भी कहीं डाल दो because all you are doing is exploitation. But when you have to develop, you have to belong to where you are. So I feel in the question paper there has to be one state that you have to take it up as your cadre and उस पे question होना चाहिए in bureaucracy के exams. And number 3 ये जो 2 साल का period है जो मैंने कहा. And number 3 is you are given, I have met with some very senior principal secretaries and they are, let's say, in energy. They don't even know the tariffs, for heaven's sake, जो उनकी state में है. Forget other things. So today you're putting this person in energy, tomorrow in education, and then all of this, the secretaries. They are not, whereas if you see US में, जो senators होते हैं, they take Nobel laureates as their advisors. जिस पे उनको चाहिए advice, they take the best in the field. यहाँ पर you're just taking whoever is. So it's a very interesting thing. जो क्लास में toppers होते हैं, वो engineer doctors बनते हैं. जो second उसमें होते हैं या वो bureaucrats और ये बनते हैं. जो सबसे lowest होते हैं, वो politicians बनते हैं. And life में it is the other way around. The politician is the person ruling everything, then the bureaucrat, and then these poor engineers and doctors. And that is why Himalayan Institute of Alternatives mein we have a school of social and political leadership. So there is no school of leadership today, just as there is no school of entrepreneurship. आप जाके just management पढ़ पाओगे, how to become an entrepreneur नहीं, how to become a leader. और ये it is a colonial hangover because Britishers didn't want us to have these roles. They just wanted yes men, and we have continued with that education system. So where are we producing leaders? Bureaucrats are not leaders. They can't, I have seen them not sticking their neck out for many things because they have to protect their jobs. Where are the leaders? Politicians can't do it because they have to win the next election. So who is there who is fearlessly going out there to do what he or she believes in? There isn't. And in such a thing, corruption festers. No, but ma'am, like, ma'am, like you have given so many points, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So my 7th point is, please include in that, you say, I will not do corruption. You have given, say, 6 points. But openly you should say, the 7th point is that I am here for 2 years, this thing, that thing, I will work for this. And my 7th point is that in the interest of the poor person of India, I will not do corruption. So please include this thing also. Thank you. I don't have the power to do that. Then it is But I time pass. no, it is not, because I am working at the root of it. But you talk about In it. education, you can, that's where you make a change. And that's where. I think the whole crux of Gitanjali's talk today was Yeah, but to answer your question, sir, as I was telling you, my co-founder, Mr. Sonam Wangchuk, he's always talking about these things. And he's always calling out for such corruption practices. It is in the interest of the country. Yes. Baki kuch I nahi. think it calls for a personal responsibility. The root should be within, rather than looking out people to force you not to become corrupt. I think each individual, if they take up the responsibility for themselves, I think it all comes from within, like you have rightly said. I think it is a three-way process. One is from within, Yes. then one is from without. There has to be an ecosystem that respects it.
Yes. Today, a BMW, if you own, you're respected. Does not matter how you got it. So that without is important. And then the policy. Policies. What is, rewarded. Also, So doesn't it it is all three create? levels. Sorry, doesn't it create a ripple effect? If each one of us. Yeah, takes that is the responsibility. starting point. That is the best. start. That's what I Yes. wanted to highlight. Of course, that is why education, where you start with. No, like when we are talking about corruption, I want to answer you. Like we're talking about corruption. So if like we do demonetization, nobody will be able to bribe anyone. But if you are having a cash economy, then everything is not online. So corruption will be there. Even individually you may be honest, but your system is like that. So it is very important that we should all talk about corruption openly. And if corruption is not in the country, we will all benefit. It will become a $20 trillion economy. And we should openly talk about it. Just that it was beyond the scope of this session. Thank you, Gitanjali ji, for such an inspirational conversation. I'm sure everyone has their own takeaways from this because we covered so many topics. And it's really, I'm sure it has resonated in everyone's minds. What I just want to say is, in a nutshell, I think what we really spoke about and what you emphasized was we need to break our own barriers. It is not external, but internal barriers. And especially as women, I think we create a lot of barriers. And you've really been, the way you have shared your life, your stories with us, I think it's going to inspire especially these young children to be able to really find their purpose in life. Thank you so much. Thank you. And again, I would like to end it with the shairi. Maybe you all know this. As what you said can be put in a nutshell. खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. That's when you become masters of your destiny, whether you are a man or a woman. First of all, Gitanjali ma'am, Shalini ma'am, thank you so much for this enlightening session. बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला और बहुत सारी ऐसी बातें जो हम शायद जाएंगे घर और फिर दिमाग में चलती रहेंगी, कंटेम्पलेट करेंगे अपनी लाइफ को कि कहीं हम बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं सोच रहे, कहीं हमें कुछ लाइफ का पर्पस चेंज तो नहीं करना चाहिए एंड एवरीथिंग. एंड जो मैंने एक चीज़ सीखी सबसे बड़ी सेशन से, दैट वाज मैम आपने कहा इक्वालिटी. तो equality is the word that can summarize the session, the conversation. क्योंकि हमको women need social, economic, cultural, in every way, financial equality. And we are not saying that we are better, like we are not saying that, but we are not saying that, okay? But it's so important, and it's also important for men actually. I'll tell you an interesting thing actually. When I was coming for this session, I met a gentleman outside, and he told me that बहुत हो गया women empowerment, अब men को empowerment चाहिए. And in the session also you told that men needs empowerment right now. So it is true, but how do men get empowered? They get empowered by giving them freedom to be emotional, be vulnerable, be able to cry. And if men get that, and they don't have to be, aggressive to prove that they are a man, then automatically women will get the chance to be powerful and to be, a leader. That is the session, and that's great actually. We need to empower men to be able to be vulnerable and cry, and so women will be strong. And जैसा आपने कर ही रहे हो, आप यू आर अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. आपने अपने बेटे की बताई कि आपने उसको खाना बनाना सिखाया है,
karate, ballet, both go hand in hand, and that's great. And एक चीज़ बहुत वो आपने बताई क्लियर कि जैसे पहले के टाइम पे ब्राह्मण और क्षत्रिय और ये सब होता था, तो इट वाज जस्ट अ सिंबलिज्म, बट हमने उसका मतलब नहीं समझा, हमने डिवाइड क्रिएट कर दिया सोसाइटी के अंदर. अभी भी वी से दैट मेन एंड वुमेन, दे आर टू वर्ड्स, बट अल्टीमेटली वी आर ह्यूमंस, राइट? फर्स्ट एंड physically, psychologically, biologically, men and women are different, but that is not the reason to divide them. That is the reason to come together, unite, and be a stronger force, half and half, and be that. So thank you so much, ma'am. I would like to tell you all, many of you weren't present in the Usha Uttanam's concert that happened in VLF. So she on the stage said this line that I'm no one to say that, I'm just quoting her, that behind every successful man is a woman, and behind every successful woman is a woman herself. So that is great, and thank you so much, ma'am. बहुत कुछ सीखने को मिला इस सेशन से. Can we give them a please? एक चीज़ मुझे और बतानी है आपको बस, कि एवरेस्ट गर्ल वाला हमारा सेशन हुआ था, आपने जो बताया इमोशनल और जो सॉफ्ट स्किल्स है वो वुमेन में ज़्यादा होती हैं. तो एवरेस्ट गर्ल वाले सेशन में हमको बताया था मेघा जी ने, जिनने एवरेस्ट चढ़ा है, कि फिजिकली इट्स वेरी टफ फॉर अ वुमेन. दे हैव पीरियड्स एंड एवरीथिंग, इट इज़ फिजिकली वेरी टफ, बट स्टिल दे हैव दैट मेंटल स्ट्रेंथ, दैट इमोशनल स्ट्रेंथ, दैट 70% of the climbers जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली क्लाइंब किया है are actually women, and that is great. So thank you so much. And आपने कहा we have to support each other, so we don't have to be jealous of each other. We are here to support each other. And मैं इस रूम में देख रही हूँ, हम सबके पास इतना ज़्यादा privilege है. We are here, we are already empowered people. And we need to empower the people that are not, the women that are not. So it's our duty, and take it as a personal duty. Ask yourself, if not me, who? Okay. So thank you so much. And okay, can we give them a huge round of applause, please? It was a really great session. It touched my heart, and this topic is very, very close to me. So thank you so much, ma'am. Okay, now I would like to request a founding member of the society, Richa ma'am, to please come up on the dais and present the mementos to us. The memento we have here is made by a senior most Gond artist, Ram Singh Urveti ji, a distinguished Gond artist inspired by ancient greats. His art reflects a motive rooted in timeless stories, and he brings to life swaying trees and mythical forms.